कि मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ GK में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों हमारे चैनल पर हमने राजस्थान GK की जो कंप्लीट थ्योरी की जो शानदार ज़बरदस्त और जिंदाबाद जो क्लास शुरू की गई थी, उसके अंतर्गत हमने राजस्थान की जो सभ्यता हैं हिस्ट्री के अंतर्गत उस जो सभ्यताओं के लगभग हम 3 क्लास आपको अपलोड कर चुके हैं। आज की यह चौथी क्लास रहने वाली है। इसके अंतर्गत जो हमने करी कालीबंगा सभ्यता, बैराट सभ्यता, गणेशर सभ्यता और रेड सभ्यता, हम 4 सभ्यताओं को 3 क्लासों के अंतर्गत कवर कर चुके हैं। आज हम जो नेक्स्ट सभ्यता है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास की जो हेडिंग रहने वाली है, आज की जो सभ्यता है उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, वो हो जाएगी आहड़ सभ्यता। कौन सी हो जाएगी? आहड़ सभ्यता है। आहड़ सभ्यता को हम आज डिटेल से चर्चा करेंगे इस क्लास के अंतर्गत। चलिए दोस्तों, आहड़ सभ्यता है तो यह है पहली बात तो किस जिले के अंतर्गत पाई जाती है। तो आहड़ सभ्यता का जो जिला पूछे आपसे तो जिले हो जाएगा ये आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंतर्गत। किसके? उदयपुर है, वो हो जाएगा इसका जिला। आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंतर्गत विकसित हुई थी। और यह किस नदी के किनारे स्थित है आहड़ सभ्यता? तो एक उदयपुर के अंतर्गत एक नदी बहती थी जिसका नाम है, क्या हो जाएगा, जिसे बोलते हैं आयड़। क्या बोलते थे? आयड़ बोलते थे उस नदी को, या फिर इसे हम बेढ़च, क्या बोलते हैं, बेढ़च नदी भी बोलते हैं। किस नदी को? आयड़ नदी या फिर बेढ़च नदी बोलते हैं। उसके किनारे पर बसी हुई थी आहड़ सभ्यता। ठीक है, तो आयड़ और आहड़ दोनों मिलते जुलते वर्ड हैं। F4 आहड़ और F4 हो जाएगा आयड़। ठीक है, इसके अलावा आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी पूछा भी गया है, उपनाम क्या है? उपनाम है किसके? आहड़ सभ्यता के उपनाम। तो उपनामों के अंतर्गत देखेंगे तो इसके अंतर्गत पहली बात तो आपने तांबे से संबंधित जो ताम्र करके जो नाम थे, तो एक तो था आपने पढ़ा था गणेशर सभ्यता के अंतर्गत ताम्र जन्नी और ताम्र संचयी संस्कृति। ठीक है, तो ये दोनों नाम हैं गणेशर सभ्यता से संबंधित। लेकिन आहड़ सभ्यता के अंतर्गत इससे मिलते जुलते ही नाम है, एक हो जाएगा ताम्र नगरी। क्या है? ताम्र नगरी भी कहा जाता है किसको? आहड़ सभ्यता को ताम्र नगरी कहा जाता है। इसके अलावा आहड़ सभ्यता को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो भी ताम्र पर पड़ा हुआ है, तो ताम्रवती क्या कहा जाता है? ताम्रवती भी कहा जाता है किसको? आहड़ सभ्यता को। इसके अलावा यहाँ से एक और नाम पड़ता है इसका, जिसका नाम बोलते हैं अघाटपुर। क्या बोलते हैं? अघाटपुर है। यह भी किसका नाम है? आहड़ सभ्यता का हो जाएगा अघाटपुर नाम। इसके अलावा आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला है, इस नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो वो भी किस नाम से किसको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आहड़ सभ्यता को, मृतकों का टीले के नाम से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से जो जानकारी मिलती है वो मिलती है, एक तो ग्रामीण जीवन की जानकारी मिलती है यहाँ से। किस चीज़ की? ग्रामीण जीवन की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है आहड़ सभ्यता से। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? ग्रामीण सभ्यता भी कहा जाता है। क्या जाता है? ग्रामीण सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से ग्रामीण जीवन की जानकारी मिलती है आहड़ सभ्यता से। इसके अलावा इसे बनास संस्कृति भी कहा गया है। क्या कहा गया है? बनास संस्कृति भी किसको कहा गया है? तो वो कहा गया है आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से एक और नाम मिलता है जिसे बोलते हैं धुलरकोट। क्या बोलते हैं? धुलरकोट है। तो धुलरकोट का जो अर्थ होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो वो हो जाएगा अर्थ इसका रेत के टीला। तो रेत का जो टीला होता है इसका अर्थ होता है किसका? धुलरकोट का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से जो जानकारी मिलती है तो ये हमने देखी थी। तो आयड़ सभ्यता से जो किस जिले के अंतर्गत? उदयपुर के अंतर्गत पाई जाती है। प्रेजेंट टाइम में उदयपुर जिले के अंतर्गत है। और जो नदी है तो यह नदी किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? तो वो हो जाएगी आयड़ या बेड़च नदी बोलते हैं उसको। ठीक है, और उसका जो उपनाम है, पहली बात तो ताम्रजन्नी, और ताम्रजन्नी के साथ साथ में एक और नाम था ताम्र संचयी संस्कृति। तो ये नाम है गणेशर सभ्यता के। बल्कि ताम्र नगरी और ताम्रवती पूछे तो आहड़ सभ्यता के हो जाएंगे। इनमें आपको डिफरेंस रखना है। अघाटपुर, मृतकों का टीला, ग्रामीण सभ्यता और बनास संस्कृति, और धूलरकोट जिसे बोलते हैं रेत का टीला, इसकी जानकारी, इसके जो उपनाम हैं ये हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ से जो खोज हुई है इसकी, कब की? आहड़ सभ्यता की जो खोज की गई है, तो इसकी खोज कब हुई थी? तो खोज हुई थी इसकी कब? 1953 ईस्वी में। कब हुई थी? 1953 ईस्वी के अंतर्गत हुई थी किसकी? आहड़ सभ्यता की खोज। इसके अलावा जो खोज करता है इसके क्या हो जाएंगे?
खोजकर्ता हो जाएंगे इसके। तो खोजकर्ता कौन है आपसे पूछ ले तो वो भी आपको याद रखना है। खोजकर्ता हो जाएंगे इसके अक्षय कीर्ति व्यास। कौन हो जाएंगे? अक्षय कीर्ति व्यास। तो अक्षय जो कीर्ति व्यास हैं इसके क्या हो जाएंगे? खोजकर्ता हो जाएंगे। तो आहार सभ्यता की जो खोज है किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। और कब की गई थी यह खोज? तो यह की गई थी 1953 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा आहार सभ्यता की। इसके अलावा यहाँ से जो नेक्स्ट जानकारी याद रखनी है आपको, तो वो रखनी है किस चीज़ की? उत्खनन की। किस चीज़ की रखनी है? उत्खनन की रखनी है। तो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे जो उत्खनन कार्य है यह कब हुआ था? किसका? आहार सभ्यता का। तो इसका उत्खनन 2 बार किया गया था। कितनी बार किया गया था? 2 बार हुआ था। एक तो 1954 से लेकर 56 ईस्वी तक हुआ था। कब हुआ था? 1954 से लेकर 56 के ईस्वी के बीच में हुआ था। और यह जो उत्खनन का कार्य है 1954 से 56 ईस्वी के लगभग, तो ये किया है किसने? रतन चंद्र ने। किसने किया है? रतन चंद्र अग्रवाल ने किया है। तो रतन चंद्र अग्रवाल हो जाएंगे इसके उत्खननकर्ता, या फिर इसे बोलते हैं आर.सी. अग्रवाल। ठीक है, तो आपने कल नाम पढ़ा होगा इनका, आर.सी. अग्रवाल, जिसे बोलते हैं रतन चंद्र अग्रवाल। 1954 से लेकर 56 ईस्वी तक उत्खनन किया गया था किसका? आहार सभ्यता का। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पर हो जाएंगे, सेकंड नंबर पर 1961 ईस्वी के लगभग क्या किया गया था? उत्खनन किया गया था। और यह किन के द्वारा किया गया था? 2 व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। 2 व्यक्ति कौन कौन थे? तो एक थे वीरेंद्र, कौन थे? वीरेंद्र नाथ मिश्र। तो वीरेंद्र नाथ और मिश्र, तो वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा किया गया था 1961 ईस्वी में। इसके साथ में एक और थे, उनके भी द्वारा भी किया गया था। तो एच.डी. कौन थे? एच.डी. सांकलिया। तो सांकलिया थे, एच.डी. सांकलिया और वीरेंद्र नाथ मिश्र, दोनों ने मिलकर के 1961 ईस्वी के लगभग क्या किया गया था? इसका तो उत्खनन किया गया था। इसके साथ साथ में जो एच.डी. जो सांकलिया हैं, ये है कौन थे? तो ये हैं पूना विश्वविद्यालय है पूना के अंतर्गत, तो पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। पूना विश्वविद्यालय के कौन है? प्रोफेसर। तो पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एच.डी. सांखलिया और वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा क्या किया गया था? इसका उत्खनन किया गया था 1961 ईस्वी में। और 1954 और 56 ईस्वी के लगभग आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया था। खोज 1953 ईस्वी में हुई थी, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। इसके अलावा आपको एक नोट डालना है यहाँ पर, और नोट क्या डालना है? वो डालना है कि आहाड़ का जो उत्खनन हुआ था, आहाड़ के जो उत्खनन के समय में, तो आहाड़ के उत्खनन में छात्रों ने भाग लिया था। किसने लिया था? छात्रों ने भाग लिया गया था। उत्खनन हुआ था आहाड़ का तब, तो वो कौन थे? तो मेलबोर्न विश्वविद्यालय के छात्रों का क्या रहा है? सहयोग रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेलबोर्न विश्वविद्यालय के जो छात्रों का सहयोग रहा है तो वह किस सभ्यता से संबंधित है? तो वो हो जाएगा आहाड़ सभ्यता से संबंधित। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छात्रों ने किस सभ्यता में अपना सहयोग दिया गया है मेलबोर्न विश्वविद्यालय के? तो उत्खनन में किसका रहा है सहयोग? तो मेलबोर्न, क्या हो जाएगा? मेलबोर्न विश्वविद्यालय है, उसके जो छात्र रहे हैं उनका सहयोग रहा है। और इन्होंने क्या किया है? उत्खनन कार्य के अंतर्गत सहयोग किया है। ठीक है, तो मेलबोर्न विश्वविद्यालय हो जाएगा। तो मेलबोर्न विश्वविद्यालय के क्या? छात्र। तो छात्रों ने क्या किया है? सहयोग किया है। इसके अलावा यहाँ से जो जानकारी मिलती है, जो बोलती है कि यह जो सभ्यता है यह कौन सी काल की सभ्यता है? तो इसका जो काल या समय हो जाएगा, तो काल हो जाएगा इसका काल ऑब्लिक समय। इसका जो काल ऑब्लिक जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा, पहली बात तो यह है प्राग ऐतिहासिक काल की। कौन सी हो जाएगी? प्राग ऐतिहासिक काल की क्या है? सभ्यता। प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। और प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता है इसलिए इसे, और दूसरी बात यहाँ से किस चीज़ की जानकारी मिलती है? तांबे की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ताम्रयुगीन। क्या बोलते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। किसको? आहाड़ सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता। ठीक है, तो यह किस प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है और इसे ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और C14 जो कार्बन डेटिंग पद्धति है, आपको कई बार भी लिखा चुके हैं, कार्बन डेटिंग पद्धति C14 है, यह आयु निर्धारण के कार्य आती है पुरानी वस्तुओं के। तो इससे जो पता लगाया है कि आहाड़ सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है, तो यह है लगभग कितने वर्ष पुरानी है? तो ये हो जाएगी 4500 वर्ष। कितने? लगभग 4500 वर्ष
पुरानी मानी जाती है? तो 4500 वर्ष पुरानी क्या मानी जाती है? आहड़ सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से जो जानकारी मिलती है वो भी देख लेते हैं। यहाँ से एक जानकारी मिलती है किस चीज़ की, तो वो मिलती है आहड़ से मकान मिले हैं। क्या मिले हैं? आहड़ से मकान मिले हैं। तो आहड़ से जो मकान मिले हैं वो मिले हैं दो प्रकार के। क्या मिले हैं? मकान मिले हैं तो दो प्रकार के। क्या मिले हैं? आहड़ से दो प्रकार के बने मकान मिले हैं। दो प्रकार के मकान बने मिले हैं किस सभ्यता से? आहड़ सभ्यता से मिले हैं। तो पहला जो मकान हो जाएगा, दो प्रकार के मकान मिले हैं तो अपन उनको देख लेते हैं। पहला हो जाएगा वो हो जाएगा काले सलेटी मुलायम पत्थर वाले। तो पहले किस प्रकार के मकान बने हैं? तो काले सलेटी, कौन से रंग के हो जाएंगे? ब्लैक और सलेटी जो रंग के जो क्या हैं, मुलायम पत्थर होता है, तो मुलायम पत्थर के बने मकान मिले हैं। तो काले सलेटी रंग के जो मुलायम पत्थर के क्या मिले हैं? मुलायम पत्थर के पत्थर वाले क्या मिले हैं? मकान मिले हैं। तो पहला हो जाएगा, दो प्रकार के मकान बने मिले थे, तो एक है काले सलेटी जो मुलायम पत्थर वाले हैं वो मकान मिले हैं। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है वो हो जाएगा बांस की लकड़ियों के जो मिट्टी के लिपाई युक्त घर होते थे वो मिले हैं। क्या मिले हैं? बांस की जो लकड़ियाँ आती हैं, तो बांस की जो लकड़ियाँ होती हैं तो लकड़ियों पर क्या किया जाता है? रुकिए एक सेकेंड। लकड़ियों, तो बांस की लकड़ियों से घर बना करके उन पर क्या की जाती है? मिट्टी की लिपाई। तो मिट्टी की क्या है? लिपाई युक्त। तो लिपाई युक्त क्या है? घर मिले हैं। तो दो घर कौन कौन से? एक तो काले सलेटी मुलायम पत्थर के बने होते थे, स्टोन के। दूसरे थे जो बांस की जैसे लठी आती है, लकड़ी आती है ना, उस लकड़ी के मिट्टी से लिपाई युक्त क्या बने हैं? घर बने मिले हैं, मकान बने मिले हैं। इसके अलावा आहड़ से एक औद्योगिक नगरी थी। क्या थी? आहड़ क्या थी? तो वो आहड़ है वो एक क्या थी? औद्योगिक नगरी थी। औद्योगिक नगरी थी। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता है, वह औद्योगिक नगरी थी। और यहाँ से क्या है? तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली हैं। क्या मिली हैं? यहाँ पे तांबा गलाने की क्या मिली हैं? भट्टी। तो तांबा गलाने की जो भट्टियाँ मिली हैं किस सभ्यता से? आहड़ सभ्यता से मिली हैं। आहड़ सभ्यता से औद्योगिक नगरी थी आहड़ सभ्यता प्राचीन समय में। और इससे क्या है? तांबे गलाने की जो भट्टियाँ मिली हैं आहड़ सभ्यता से। क्योंकि सभ्यता है, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में जो मनुष्य का जीवन है, आप देख रहे होंगे हमारे उर पास के एनवायरनमेंट में फैक्ट्रियाँ भी मिलती हैं, भट्टियाँ भी मिलती हैं, कारखाने हैं, फसल उत्पादन हो रहा है, मकान है, टेक्नोलॉजी है, सब चीज़ है, वाहन मिलते हैं, सब चीज़ मिलती है, पुल बने हुए हैं। यदि किसी कारणवश से पृथ्वी की उथल पुथल, भूकंप या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण ये क्या है, अपन उसके नीचे दब जाते हैं, और दब जाते हैं तो ये हजारों हजारों 2000 3000 4000 वर्षों बाद में हम अवशेष के रूप में मिलेंगे उनके लिए। तो हम जो आने वाली जो पीढ़ी है जो 4-5 हज़ार वर्षों के बाद हमें खुदाई करेगी, जब पता चलेगा कि ये मकान भी बनाते थे, इनके जो ट्रैक्टर जैसे वाहन भी थे, इनके पास जो सुविधाएं थी, पुल भी थे, टेक्नोलॉजी भी थी, वो सब क्या है? अवशेष होंगे इनके लिए। तो इसी प्रकार से ये पहले की सभ्यता है, और ये सभ्यताएं प्राचीन समय से क्या है, ये यहाँ पर भी जीवन था, और यहाँ पर जो जीवन था उसको ही तो हमने खुदाई करके उसके अवशेष मिलने, उससे क्या लगा रहे हैं अनुमान कि यहाँ पर नगरीय सभ्यता थी, या फिर पत्थर के मकान बने हुए थे, हल से जुते खेत थे, या फिर मूर्ति पूजा की जानकारी मिलती है। यहाँ से जो भी हमें अवशेष के रूप में मिले हैं उसी से हम इनकी क्या है, जीवन शैली का अनुमान लगा रहे हैं, इनकी कल्चर एंड हिस्ट्री का हम अनुमान लगा रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो आहड़ है, तो बासी तांबे के विभिन्न प्रकार के क्या हैं, हथियार बनाकर उनका क्या है, निर्यात करते थे। तो आहड़वासी थे, जो आहड़ में रहने वाले जो व्यक्ति थे, क्या थे? आहड़वासी थे। आहड़वासी का जो कार्य था, ये औद्योगिक नगरी थी, औद्योगिक नगरी थी, तो यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पर क्रय विक्रय का कार्य किया जाता होगा, और क्रय विक्रय का कार्य किया जाता है तो उसे बोलते हैं बिजनेस या व्यापार बोलते हैं। ठीक है, तो आहड़वासी तांबे के विभिन्न प्रकार के क्या है, तांबे के जो उस समय धातु ही तांबा थी, तो इस प्रकार से तांबे का इस्तेमाल सर्वाधिक किया गया है। और उस समय जो तांबे के विभिन्न प्रकार के क्या हैं, औजार, तो औजार और हथियार बनाकर बेचे जाते थे। क्या बनाकर बेचे जाते थे? क्या नाम है, औजार और हथियार बना करके उनका क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। किसके अंतर्गत? आहड़ सभ्यता के अंतर्गत।
करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आहड़ सभ्यता है ये तावे के यूज करते थे, और तावे से क्या हथियार, औजार, जो बर्तन होते थे उनको बनाते थे, और बाजार के अंतर्गत उद्योगों के कारखानों से बना करके इनका क्या करते थे, निर्यात करते थे। इसकी भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा यहाँ से दैनिक जीवन के जो उपयोग के जो बर्तन हैं क्या मिलते हैं, दैनिक जीवन के दैनिक उपयोग के क्या मिले हैं, बर्तन भी मिले हैं। कहाँ से, आहड़ सभ्यता से। और ये जो बर्तन हैं वह किस धातु से बने होते थे, ये बने होते तावे के बर्तन। किसके थे, तावे के बर्तन थे। इसके अलावा यहाँ से जो कुल्हाड़ी होती है ना, कुल्हाड़ी की भी जानकारी मिलती है। यह भी किससे बनी होती थी, तावे की, क्योंकि उस टाइम लोहा था नहीं तो तावे थे। और इसके अलावा यहाँ से औजार और हथियार की भी जानकारी मिलती है। किसकी, औजार हथियारों की भी जानकारी मिलती है। किस सभ्यता से, आहड़ सभ्यता से। जो आहड़ सभ्यता है इसके अंतर्गत मकान दो प्रकार के बने मिले हैं, काले सलेटी मुलायम प्रकार वाले पत्थर के, मुलायम पत्थर वाले, और बांस की लकड़ियों से मिट्टी की लिपाई युक्त। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र था ये आहड़ सभ्यता, तो यहाँ से तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली हैं। इसके अलावा जो आहड़वासी थे वो क्या करते थे, तांबे के क्या है औजार हथियार बना करके उनका निर्यात करते थे। इनके दैनिक उपयोग के लिए जो बर्तन थे, कुल्हाड़ी, हथियार, ऐसे कुल्हाड़ी थी, औजार थे कार्य करने के, और जो हथियार आदि थे वो भी किसके बने होते थे, तांबे के बने होते। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो आहड़ सभ्यता है यह सर्वाधिक ताम्र उपकरण आहड़ से ही मिलते हैं। तो सर्वाधिक जो ताम्र उपकरण है, तो तांबे से बने जो औजार, हथियार, विषय वस्तु जो भी चीज़ हैं वो किससे मिलते हैं, तो सर्वाधिक क्या मिले हैं, यहाँ से तांबे के उपकरण मिले हैं। तो सभी सभ्यताओं में सर्वाधिक जो उपकरण, तांबे के उपकरण मिलते हैं, तो वो क्या, कहाँ से मिलते हैं, आप आहड़ सभ्यता के अंतर्गत से मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आहड़ सभ्यता से किस जीवन की जानकारी मिलती है, तो एक तो होता है नगरीय जीवन और एक होता है ग्रामीण जीवन। तो यहाँ से किस चीज़ की जानकारी मिलती है, तो वो मिलती है ग्राम जीवन की जानकारी मिलती है। इसलिए इस सभ्यता को, आहड़ सभ्यता को क्या कहा गया है, ग्रामीण सभ्यता कहा गया है। इसके अलावा जो यहाँ से जो जानकारी मिलती है वो इसके जो परिवार थे, यहाँ के रहने वाले व्यक्तियों के जो परिवार थे, तो किस प्रकार के परिवार थे यहाँ पर, तो वो थे संयुक्त परिवार। क्या थे, संयुक्त परिवार थे। एक थे होते हैं एकल परिवार, एक होते हैं संयुक्त परिवार। तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार में आपको डिफरेंस पता भी है या नहीं है, तो मैं बता देता हूँ कि जो एकल परिवार होता है जिसके अंतर्गत क्या होता है, माता, पिता और बच्चे, बस इतनी ही फैमिली सीमित रहती है, वो होता है एकल परिवार। हम दो हमारे दो वाली सिचुएशन। ठीक है, इसके अलावा एक होता है संयुक्त परिवार, और संयुक्त परिवार के अंतर्गत दादा, दादी, चाचा, चाची, भैया, बहन, बुआ, सब मतलब एक प्रकार से मिलजुल करके रहते हैं, उसे बोलते हैं संयुक्त परिवार। प्राचीन समय में सर्वाधिक संयुक्त परिवार रहते थे, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में क्या है, पश्चिमी जो कल्चर का प्रभाव की वजह से और जो ज़्यादा पढ़ लिख गए इसकी वजह से क्या हो गया, लोग वह अकेला रहना पसंद करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आजकल तो सगाइयाँ होती हैं ना, उससे पहले ही क्या हो जाता है कि हम तो क्या है, 2 जनों का खाना बनाएगी हमारी बेटी, पहले ही तय कर लेते हैं। तो आजकल एकल परिवार बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो प्राचीन समय में जो आहड़ सभ्यता है उस समय किस परिवार की जानकारी मिलती है, तो वो मिलती है संयुक्त परिवार की जानकारी मिलती है। और संयुक्त परिवार की जानकारी की जो हमें किस आधार पर हमने ये निश्चित किया था कि संयुक्त परिवार थे, तो उसके लिए आहड़ सभ्यता के अंतर्गत से जो एक मकान था, और एक मकान के अंतर्गत क्या थे, एक चूल्हे मिले हैं एक साथ में। एक मकान में एक साथ में कितने चूल्हे मिले थे, तो 6 चूल्हे। तो एक मकान में एक साथ के अंतर्गत 6 चूल्हे मिले थे। तो 6 चूल्हे मिले हैं, तो उससे अनुमान लगाया गया है कि 6 चूल्हे हैं, तो इसका मतलब ज़्यादा व्यक्तियों के लिए भोजन बनता होगा यहाँ पे, और भोजन ज़्यादा व्यक्तियों के लिए बनता है तो वो बनता है संयुक्त परिवार के अंतर्गत। क्योंकि संयुक्त परिवार के अंतर्गत लोग ज़्यादा रहते हैं, लोग ज़्यादा रहते हैं तो उनके लिए खाने की व्यवस्था भी ज़्यादा करनी होगी। तो इसलिए क्या है, एक साथ में एक मकान के अंतर्गत 6 चूल्हे मिले हैं। इससे हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ के जो परिवार थे तो वह कैसे थे, तो वो हो जाएंगे संयुक्त परिवार। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से क्या मिली हैं, तो वो मिली हैं आहड़ से हाथ से आटा पीसने की चक्कियाँ। क्या मिली हैं, यहाँ से आहड़ के अंदर से, आहड़ जो सभ्यता से है, यहाँ से आटा पीसने की चक्की, तो यहाँ से आटा पीसने की चक्की मिली हैं। तो आहड़ के अंतर्गत से क्या मिली है, आटा पीसने की चक्कियाँ मिली हैं। इसके अलावा यहाँ से जानकारी मिलती है गेहूं की मिलती है। इसके अलावा यहाँ से जो जानकारी मिलती है वो चावल के उत्पादन की भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा यहाँ से जो जानकारी मिलती है वो हो जाएगी जवार की जो फसल होती है, बाजरे की टाइम में बुवाई होती है जवार की फसल, तो उस जवार की जो फसल है उसकी भी जानकारी मिलती है किससे, आहड़ सभ्यता से मिलती है। इसके अलावा जो अनाज रखने के जो होते हैं,
अनाज रखने के क्या होते हैं, बर्तन होते हैं। तो अनाज रखने के जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, रखने के क्या हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं, मिट्टी के गोरे, या फिर अपन इनको बोलते हैं बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन, और इनको क्या कहा जाता था, तो गोरे, गारे या गोरे या कोठ, क्या कहते थे, गोरे, गारे या कोट कहते थे किसको, अनाज रखने के लिए मिट्टी के जो बर्तन होते थे। ठीक है, इनको बोलते हैं गारे कह देते हैं, या फिर इनको बोलते हैं गोरे। और गोरे के अलावा इसको अपन बोल सकते हैं क्या, कोठ। आपने प्राचीन समय में हमारे जो दादा के ज़माने के आपके मिट्टी के बने हुए क्या देखे होंगे, जैसे अपन क्या करते थे, आटा रखने के लिए कोठीला, कट्टा से मिट्टी से कोठीला सा बनाते थे, जिसके अंतर्गत आटा रखने का काम आता था, मिट्टी का होता था। एक बड़ी सी वो बनी होती थी, जिसके अंतर्गत क्या होता, सामान को रखने के लिए सुरक्षित जगह होती थी, मिट्टी से बनाते थे, उसको बोलते हैं गारे, गोरे या कोठ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से जो आहड़ सभ्यता के अंतर्गत से जो टेराकोटा की जो बैलों के चित्रों वाली मोहरें मिली हैं, तो बैलों के चित्रों वाली जो मोहरें मिली हैं किस सभ्यता के अंतर्गत से मिली हैं, आहड़ सभ्यता के अंतर्गत से मिली हैं। तो यहाँ से क्या मिलती हैं, तो वो मिली हैं आहड़ सभ्यता के अंतर्गत से क्या मिली हैं, टेराकोटा। तो टेराकोटा की कौन सी, टेराकोटा की बैल के चित्र वाली। तो बैल होता है, जैसे गाय होती है तो वो होती है फीमेल, और बैल होता है मेल, तो उसे बोलते हैं बैल। तो बैल के चित्र वाली क्या मिली हैं, मोहरें मिली हैं। तो किस सभ्यता से अंतर्गत से मिली है, आपसे पूछ ले कि बैलों के चित्र वाली जो मोहरें हैं वो किस सभ्यता से मिली हैं, तो वो मिली हैं आहड़ सभ्यता के, इसके अलावा किसी से नहीं मिली है, जिसे बनासियन बुल कहा जाता है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बनासियन बुल। क्या कहा जाता है, बनासियन बुल कहा जाता है किसको, आहड़ सभ्यता को, मोहरों को बनासियन बुल कहा जाता है। ठीक है, तो टेराकोटा की जो मोहरें मिली हैं किसकी, बैलों के चित्र वाली जो मोहरें मिली हैं, और इनको क्या कहा जाता है, तो इसलिए इनको कहा जाता है बनासियन बुल भी कहा जाता है किसको, आहड़ सभ्यता की मोहरों को। इसके अलावा जो यहाँ से क्या है, आहड़ से 6 ताम्र मुद्राएं भी मिली हैं किसकी, इसकी, ये बनासियन बुल हैं, इनकी क्या हैं, 6 ताम्र मुद्राएं। तो इसके अलावा 6 ताम्र मुद्राएं भी मिली हैं। तो 6 ताम्र मुद्राएं भी किसकी मिली हैं, तो वो मिली हैं बैलों के चित्र वाली। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ से जो जानकारी मिलती है वो मिलती है किस चीज़ की, तो वो हो जाएगी आहड़ के अंतर्गत से क्या है, एक यूनानी देवता थे, क्या नाम थे, यूनानी, जो यूनान के जो क्या थे, देवता थे, उसकी भी जानकारी मिलती है। तो यूनान के देवता अपोलो, क्या नाम था यूनान के देवता का नाम, जो अपोलो था, अपोलो के क्या है, चित्र वाली। तो अपोलो के चित्र वाली क्या मिलती हैं, मोहरें मिली हैं, कहाँ से, आहड़ के अंतर्गत। जो आहड़ सभ्यता है उससे अपोलो के चित्र वाली मोहर मिली हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से जो जानकारी मिलती है किसकी, यूनानी देवता अपोलो के चित्र वाली मोहरों की, जिसके जो ये देवता थे इसके चित्र के अंतर्गत, तो उसके जो हाथ थे, तो देवता के इसके हाथों में क्या था, धनुष था। तो धनुष पकड़े हुए क्या था, चित्र था इस देवता का। ठीक है, एक सेकंड रुको, एक धनुष दोबारा लिख देता हूं। तो क्या है, धनुष। तो आहड़ के अंतर्गत से जो मुद्रा मिली थी अपोलो के चित्र वाली, तो इसके अंतर्गत जो चित्र में क्या है, हाथों में क्या है, धनुष है, तथा और पीठ पर क्या बना हुआ है, हाथों में धनुष और पीठ पर इसके पर क्या था, तो तरकस बंधा हुआ है। जैसे तीर कमान चलाने वाले के जो बाण को रखने का जो आता है पीठ के पीछे, उसे बोलते हैं तरकस, और तरकस बंधा हुआ था उस तस्वीर के अंतर्गत। तो यहाँ से क्या मिलती है जानकारी कि हाथों में धनुष और पीठ पर तरकस बंधा हुआ अपोलो के चित्र वाली मोहरें मिलती हैं, जो क्या थे, यूनानी देवता थे, और किससे मिलती हैं, आहड़ सभ्यता से मिलती हैं। इसके अलावा जो यहाँ से जानकारी मिलती है वो मिलती है आहड़ से काले और लाल उल्टी तपाई वाले मृदभांड। क्या मिले हैं, तो आहड़ सभ्यता के अंतर्गत से मिले हैं काले और लाल, क्या मिले हैं, काले और लाल उल्टी तपाई वाले। तो उल्टी तपाई वाले क्या मिले हैं, मृदभांड मिले हैं। तो उल्टी तपाई वाले मृदभांड मिले हैं। तो मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन, और मिट्टी के बर्तन मिले हैं कैसे, लाल और काले रंग वाले और उल्टी तपाई। तो उनकी तपाई कैसी की गई थी, उल्टी तरीके से की गई थी, अंदर से तपाई की गई थी। ठीक है,
तो एक होता है बर्तनों की बाहर से तपाई की जाती है, जैसे मटके बनाते हैं तब, और इनकी जो तपाई है वो अंदर से की गई थी। तो आड़ सप्ताह से काले और लाल रंग के उल्टी तपाई वाले क्या मिले हैं, मृदभंड मिले हैं। इसके अलावा जो यहाँ से जो लास्ट जानकारी मिलती है तो वो लगा लीजिए, नोट लगा कर लिखिए इसको, क्या नोट लगा करके लिखिए कि जो यहाँ से जो जानकारी मिलती है एक चीज़ की, जिसका नाम है कि यहाँ से फारस के बिना हत्थे के ईरानी जलपात्र मिले हैं। क्या मिले हैं, फारस के। तो आड़ से नोट लगा के लिखिएगा, इससे आहड़ से फारस क्या हो जाएगा, फारस के बिना हत्थे, बिना क्या हत्थे के ईरानी, तो बिना हत्थे के ईरानी जलपात्र क्या मिले हैं, जलपात्र मिले हैं। जो जिनके अंतर्गत जल भरने के जो बर्तन होते हैं उन्हें बोलते हैं जलपात्र। तो आड़ से फारस जो जगह थी, जो कंट्री थी, वहाँ के क्या है मिले हैं, बिना हत्थे के ईरानी जलपात्र मिले हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि इस आहड़ सभ्यता का फारस के साथ में भी क्या रहा है, संपर्क रहा है, व्यापारिक मान लो या फिर आने आने जाने का क्या रहा है, यहाँ से संपर्क रहा है। इसकी भी जानकारी किस सभ्यता से मिलती है, तो वो मिलती है आहड़ सभ्यता से। चलिए दोस्तों, आहड़ सभ्यता हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो आहड़ सभ्यता के अंतर्गत हमने कई चीज़ें देखी थी, जिसके अंतर्गत हमने आहड़ सभ्यता के उसके जो जिला देखा था उदयपुर, आहड़ जो नदी है आयड़ और बेड़च नदी पर बनी हुई है। इसके अलावा हमने क्या देखा था, इसके उपनाम देखे थे, उपनामों के अलावा खोजकर्ता उत्खननकर्ता देख लिए थे, इसका जो काल देख लिया था, और मकान जो इससे जानकारी मिलती है, दैनिक बर्तन ये सब चीज़ देख ली थी। इसके अलावा सर्वाधिक उपक्रम, संयुक्त परिवार, गोरे टेराकोटा, चित्रमोहर आहड़, तो हम इसके बारे में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपन की पूरी कंप्लीट। इसके अलावा जो नेक्स्ट सभ्यता हो जाएगी, इसके अलावा उसको भी आज देख लेते हैं, ताकि हमें क्या है 30 मिनट से प्लस में ही हर वीडियो को डालेंगे और ज़्यादा कवर नहीं करवाएंगे। आपकी कैपेसिटी के अनुसार जो हमें उचित लगेगा वो ही कार्य करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो सभ्यता हो जाएगी वो हो जाएगी कौन। अब नेक्स्ट जो सभ्यता बच रही हैं, एक बच रही है बागोर सभ्यता, और इसके अलावा बालाथल सभ्यता और एक नौहड़ सभ्यता। ये 3 इंपॉर्टेंट और सभ्यता बच रही हैं जिनको हमने डिटेल से पढ़ना है। तो आज अभी हम ले लेते हैं एक सभ्यता को, नौहड़ सभ्यता। तो आप सब टॉपिक डाल लीजिए जिसका नाम हो जाएगा नौह सभ्यता। तो नौ जो सभ्यता है यह किस जिले के अंतर्गत पाई जाती है, तो एडन डाल लीजिए, अभी बताते हैं आपको सब कुछ। नौहड़ सभ्यता, तो नौह सभ्यता है यह पाई जाती है किस जिले के अंतर्गत, तो ये हो जाएगा भरतपुर। किसके अंतर्गत पाई जाती है, तो भरतपुर के अंतर्गत पाई जाती है नौहड़ सभ्यता। केला देवी घना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है, भरतपुर के अंतर्गत स्थित है। और भरतपुर के अंतर्गत एक नदी बहती थी जिसका नाम क्या है, जिसके ऊपर क्या बची है, नौहड़ सभ्यता बसी हुई थी। तो इस नदी का नाम पूछ ले आपसे, तो नदी हो जाएगी इसकी नौहड़ सभ्यता के अंतर्गत की, तो वो हो जाएगी रूपा रेल। कौन सी हो जाएगी, रूपा रेल नदी है। रूपा रेल जो नदी है यह किस सभ्यता से संबंधित है, तो नौह सभ्यता से संबंधित है। और यह किस जिले के अंतर्गत पाई जाती है, तो भरतपुर के अंतर्गत पाई जाती है। और रूपा रेल जो नदी है इसके किनारे पर विकसित हुई है नौहड़ सभ्यता, नौह सभ्यता। ठीक है, इसके अलावा आपसे जो इसकी क्या है खोज है, तो खोज इसका कब से कब हुआ था और किसके द्वारा किया गया था इसका खोज, तो खोज आपसे पूछ ले तो इसकी जो खोज है उसकी जो जानकारी हमें दी नहीं गई है, और इसके अलावा जो उसका उत्खनन है उसकी डेट दी गई है। ठीक है, तो अपन के इसके जो खोजकर्ता हैं और कौन हो जाएंगे, खोजकर्ता के साथ साथ में उत्खननकर्ता। तो खोजकर्ता उत्खननकर्ता हैं तो वो कौन है, दोनों एक ही हैं, तो वो हो जाएंगे आर.सी. अग्रवाल। क्या हो जाएंगे, आर.सी. अग्रवाल, जिसे बोलते हैं रतन चंद्र अग्रवाल। ये क्या हैं, नौह सभ्यता के क्या हैं, खोजकर्ता और उत्खननकर्ता हैं। इनके द्वारा जो आर.सी. अग्रवाल थे, इनके द्वारा कब 1963 और 64 ईस्वी के अंतर्गत, कब 1963 ईस्वी और 64 ईस्वी के अंतर्गत आर.सी. अग्रवाल के द्वारा क्या किया गया था, आर.सी. अग्रवाल के द्वारा नौह सभ्यता का क्या किया गया था, उत्खनन किया था। तो नौह सभ्यता का उत्खनन है, तो यह उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, आर.सी. अग्रवाल के द्वारा किया गया था 1963-64 ईस्वी में। ठीक है, और इसके अलावा जो खोज और उत्खनन का कार्य किसने किया है, आर.सी. अग्रवाल ने किया है। इसके अलावा आपसे जो नेक्स्ट चीज़ पूछ ले कि ये जो क्या है आहड़ सभ्यता है, इसमें से क्या है 5 सांस्कृतिक अवस्थाओं की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है,
5 सांस्कृतिक अवस्थाओं की जानकारी मिलती है। तो वो अवस्थाएं कौन कौन सी अभी बताएंगे आपको। तो आप पहले ये लिख लीजिए, नौह सभ्यता से 5 सांस्कृतिक 5 सांस्कृतिक अवस्थाओं। तो क्या हो जाएगी, 5 सांस्कृतिक अवस्थाओं की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। किस सभ्यता से मिलती है 5 सांस्कृतिक अवस्थाओं की जानकारी, तो वो मिलती है किससे, नौह सभ्यता से। और नौह सभ्यता किस जिले के अंतर्गत है, भरतपुर के रूपारेल नदी के किनारे। तो 5 जो जानकारी मिलती है सांस्कृतिकों की, तो वह 5 कौन कौन सी हो जाएंगी। तो आप पहला देखेंगे तो वो हो जाएगी महाभारत काल। किसकी, महाभारत काल की मिलती है एक तो यहाँ से जानकारी। तो महाभारत काल की जो अवस्था है जानकारी उसकी मिलती है। दूसरा हो जाएगा ताम्रकाल। क्या हो जाएगा, ताम्रकाल। तो ताम्रकाल की भी मिलती है यहाँ से जानकारी। नेक्स्ट जो हो जाएगा तीसरे नंबर की, वो हो जाएगी मौर्यकालीन। कौन सी हो जाएगी, मौर्यकालीन है, उसकी भी जानकारी मिलती है। कहाँ से, नौह सभ्यता से के अंतर्गत से। इसके अलावा जो एक और हुआ है कुषाण जो वंश हुआ है, तो यहाँ से मिलती है कुषाणकालीन। क्या मिलती है, कुषाणकालीन जो जानकारी मिलती है यहाँ से। इसके अलावा यहाँ से जो जानकारी मिलती है तो वो मिलती है शुंग। कौन सी होगी, शुंगकालीन। तो शुंगकालीन जो जानकारी मिलती है वो भी मिलती है किससे, रूपारेल नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता नौह सभ्यता से। तो नौह सभ्यता के अंतर्गत से 5 सांस्कृतिक अवस्थाओं की जानकारी मिलती है। 5 सांस्कृतिक अवस्थाएं कौन कौन सी है, महाभारतकालीन, ताम्रकालीन और मौर्यकालीन, कुषाण काल के और शुंग काल के। तो ये 5 काल हैं, इनकी जानकारी मिलती है किससे, नौह सभ्यता से। महाभारत, ताम्रकाल, मौर्यकाल और कुषाण काल और शुंग काल। इसके अलावा जो नेक्स्ट जानकारी मिलती है यहाँ से, वो मिलती है किस चीज़ की, के नौह से क्या मिले हैं, अब इससे जो क्या अवशेष से साक्ष्य मिले हैं तो वो देख लेते हैं। तो नौह के अंतर्गत से एक मिला है कृषि के औजार। क्या मिले हैं, कृषि के क्या मिले हैं, औजार मिले हैं। तो कृषि के औजारों की जो जानकारी है वो मिलती है नौह सभ्यता से। यहाँ से एक है चक्रकूप, किसकी जानकारी मिलती है, चक्रकूपों की जानकारी मिलती है। कूप यानी होता है कुआं, और कुआं जो बने मिले हैं कहाँ से मिले हैं, नौह सभ्यता से बने मिले हैं। इसके अलावा मेरुए चित्रित, क्या है, मेरु ने गेरुए चित्रित, क्या हो जाएगा। यहाँ से एक और जानकारी मिलती है, किस चीज़ की मिलती है, तो वो मिलती है गेरुए चित्रित क्या मिले हैं, मृदभांड मिले हैं। तो गेरुए कलर का जो कलर आता है एक गेरुआ कलर का, जिसको बोलते हैं गेरुआ, इसका जो उपयोग है ज़्यादातर लोग भैंसों के सींगों पर लगाने के लिए करते हैं। इसके अलावा पहले रंगोली बनाने के लिए भी गेरुआ कलर का उपयोग किया जाता था। ठीक है, ये पत्थर टाइप से जो डाबर आती है ना, जैसे गिट्टी आती है, इस टाइप से आता है गेरुआ। तो यहाँ से गेरुए चित्रित क्या मिले हैं, मृदभांड मिले हैं। और मृदभांड ने आपको बताया था मिट्टी के बर्तन, उनको क्या कहा जाता है, मृदभांड कहा जाता है। तो कृषि के औजार चक्रकूप मिले हैं, गेरुए चित्रित मृदभांड मिले हैं। और यक्ष जो क्या है, यक्ष था पहले कौन थे, एक देवता थे। यक्ष की क्या मिलती हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं। क्या मिलती हैं, यक्ष की मूर्तियाँ मिलती हैं। और इन्हें यक्ष की जो मूर्तियाँ मिलती हैं इसे जाख बाबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जाख बाबा। तो इसे क्या कहा गया है, जाख बाबा भी कहा गया है। यक्ष की मूर्तियाँ भी मिलनी हैं, कहाँ से, नौह सभ्यता से। इसके अलावा यहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, तब वो मिले हैं पक्षी चित्रित ईंटें मिली हैं। क्या मिली हैं, पक्षी चित्रित ईंटें मिली हैं। तो पक्षी चित्रित क्या मिली हैं, ईंटें मिली हैं। इसके अलावा यहाँ से जो जानकारी मिलती है वो मिलती है ताम्र सामग्री की। तो उस समय जो तांबा है वो धातु सर्वाधिक पाई जाती थी, तो यह है उसके क्या है, साक्ष्य मिले हैं ताम्र सामग्री, तांबे से बनी हुई सामग्री के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा जो यहाँ से जो जानकारी मिलती है वो मिलती है कुषाण कालीन सिक्के। क्या मिले हैं, कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। कहाँ से, तो वो मिले हैं किस सभ्यता से मिले, नौह सभ्यता, भरतपुर के अंतर्गत से कुषाण कालीन क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं। तो ये इत्यादि की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। किस सभ्यता के अंतर्गत से मिलती है, तो वो मिलती है नौह सभ्यता के अंतर्गत से। इसके अलावा जो यहाँ से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है। तो आपको क्या है, जो यक्ष की जो मूर्ति है क्या मिली है, यक्ष की जो मूर्ति है यह लगभग 1.5 मीटर ऊंची है, जो कैसे बनी है, कांसे से निर्मित है। तो यक्ष की जो मूर्ति की जो लंबाई है यह कई बार पूछी भी गई है एग्जामों के अंतर्गत। तो आपको इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना है और इसको लिखना है कि जो यक्ष की मूर्ति है, यक्ष की मूर्ति,
तो यक्ष की जो मूर्ति है, मूर्ति क्या है, लगभग 1 पॉइंट कितनी है 5, तो 1.5 क्या है मीटर ऊंची है। तो 1.5 मीटर ऊंची क्या है, कांसे से निर्मित, कांसे से निर्मित है। तो 1.5 मीटर ऊंची कांसे से निर्मित क्या है, यक्ष की मूर्ति है, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसको याद रखना ही रखना है। तो अभी हम देख लेते हैं, अभी हमने क्या क्या चीज़ देख चुके हैं इसके अंतर्गत। तो वो देख चुके हैं कि कृषि के औजार मिले हैं, चक्रकूप मिले हैं, कुएं के भी अवशेष मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ से क्या मिले हैं, गेरुए चित्रित क्या मिले हैं, मृदभांड मिट्टी के बर्तन मिले हैं, यक्ष की मूर्तियाँ मिली गई हैं जिसे क्या कहा जाता है, जाख बाबा भी कहा जाता है। पक्षी चित्रित ईंटें भी मिली हैं, ताम्र सामग्री मिली है, कुषाण कालीन सिक्के भी मिले हैं। और यक्ष की मूर्तियाँ लगभग 1.5 मीटर ऊंचे कांसे से निर्मित है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हमने 2 सभ्यताओं को कवर कर चुके हैं, एक तो है आर्य सभ्यता और नौ सभ्यता। इसका हम जल्दी से क्विकली क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा था उसके बारे में। चलिए दोस्तों, इसी सभ्यता आहार सभ्यता है, इसका जो जिला है, तो आपसे जिला पूछे तो उदयपुर के अंतर्गत, और नदी हो जाएगी आयड़ या बेडज नदी। इसके जो उपनाम हैं वो हो जाएंगे ताम्रनगरी, ताम्रवती, अघाटपुर, मृतकों का टीला, ग्रामीण सभ्यता भी कहा जाता है ऐसे, और बनास संस्कृति भी कहा जाता है। धूलर कोट किस सभ्यता को कहा गया, आर्य सभ्यता को कहा गया, जिसका अर्थ होता है रेत के टीले। इसकी जो खोज की गई थी 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। इसके अलावा यहाँ से जो उत्खनन है 1954-56 ईस्वी में हुआ था, रतन चंद अग्रवाल के द्वारा किया गया था। 1961 ईस्वी में वीरेंद्रनाथ मिश्र ने और एच.डी. सांकलिया ने किया गया था इसका उत्खनन, और यह पूना विश्वविद्यालय के कौन थे, प्रोफेसर थे। इसके अलावा जो मेलबोर्न विश्वविद्यालय के जो छात्रों का सहयोग रहा है वो किस सभ्यता के उत्खनन में रहा है, तो वो रहा है आर्य सभ्यता के में। तो इसके अलावा जो इसका काल था, जो प्रागैतिहासिक काल है था, और ताम्रयुगीन सभ्यता है, क्योंकि यहाँ तांबे का सर्वाधिक वो मिलता है। और C14 की कार्बन डेटिंग पद्धति से अनुमान पता चला है कि यह लगभग 4500 वर्ष पुरानी है। नेक्स्ट हो जाएगा कि जो आहड़ है, इससे 2 प्रकार के मकान बने मिले हैं, एक तो काले सलेटी मुलायम पत्थर वाले मकान, दूसरे थे बांस की लकड़ी की मिट्टी की लपाई युक्त मकान। इसके अलावा औद्योगिक जो आहड़ सभ्यता है, यह औद्योगिक नगरी थी, यहाँ पर उद्योग कारखाने स्थापित थे, और यहाँ से जो तांबा गलाने की भट्टियाँ हैं उनके भी अवशेष मिलते हैं। आहड़ जो वासी थे वो तांबे के विभिन्न प्रकार के औजार हथियार बना करके उनका क्या करते थे, निर्यात करते थे, और इससे दैनिक जीवन के उपयोग के बर्तन, कुल्हाड़ी, औजार हथियार आदि बनाया जाता था, और उसकी जानकारी मिलती है आर्य सभ्यता से। नेक्स्ट हो जाएगा जो सर्वाधिक ताम्र उपकरण है, वो सर्वाधिक ताम्र उपकरण किस सभ्यता में बने हैं या फिर उपयोग में लिए गए हैं, किसके, तो आहार सभ्यता के अंतर्गत। और यहाँ से ग्रामीण जीवन की जानकारी मिलती है, और इसके जो यहाँ से जो परिवार मिले हैं वो मिले हैं संयुक्त परिवार। एक मकान में एक साथ में 6 चूल्हे मिले हैं, इससे पता चलता है ये कैसा परिवार था, संयुक्त परिवार था। इसके अंतर्गत बहुत सारे लोगों का खाना बनता था। आहड़ जो सभ्यता है, यहाँ से जो क्या है, आटा पीसने की क्या है, चक्की मिली है, गेहूं की फसल, चावल की फसल और जवार की जो फसल है, और अनाज जवार की फसल है, इसके क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। और अनाज रखने की जो मिट्टी के बर्तन हैं उनको क्या कहा जाता है, गोरे, गारे या कोट कहा जाता है, इसके भी क्या है जानकारी मिलती है। टेराकोटा की जो मोहरें मिली हैं यहाँ से, उन पर बैल के चित्र वाली मोहरें मिली हैं, जिसे बनासियन बुल भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ से क्या है, 6 ताम्र मुद्राएं भी मिली हैं। यहाँ से यूनानी देवता जो थे अपोलो, तो अपोलो के चित्र वाली जो मोहरें मिली हैं, और अपोलो की जो चित्र वाली मोहरें हैं उनके अंदर क्या था कि जो अपोलो है, जो देवता हैं, उनके हाथों में क्या है, धनुष, और पीठ पर क्या बंधा हुआ है, तरकस बंधा हुआ है। इसके अलावा जो काले और लाल मिट्टी के तपाई युक्त क्या बने, उल्टी तपाई युक्त क्या बने हैं, मृदभांड मिले हैं। और इसके अलावा आपको लास्ट याद रखना है कि आहड़ से फारस के बिना हत्थे के ईरानी जलपात्र मिले हैं। बिना हत्थे के क्या मिले हैं, जल रखने के जो पात्र होते हैं, बर्तन होते हैं, वो मिले हैं, वो किस कंट्री के थे, फारस के। चलिए दोस्तों, जो नौहर सभ्यता है तो वो हो जाएगी भरतपुर जिले के अंतर्गत। और नौहर सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो रूपा रेल नदी है उसके किनारे बसी हुई थी, विकसित हुई थी। इसका जो खोज और उत्खनन करता है वो एक ही व्यक्ति थे, R.C. अग्रवाल, रतनचंद अग्रवाल। और इसका जो उत्खनन किया है, खोज की कोई डेट नहीं दी गई है, नाम से एग्जाम में पूछेगा। इसके अलावा जो उत्खनन है वो हुआ था 1963-64 ईस्वी में हुआ था, और यह भी किसने किया था, R.C. अग्रवाल ने किया था। नौहर जो सभ्यता है,
ये है जो 5 सांस्कृतिक अवस्थाओं की जानकारी मिलती है, महाभारत काल की, ताम्रकाल की, मौर्यकालीन और कुषाण काल की और शुंग काल की। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ से जानकारी मिलती है वो मिलती है कृषि के औजारों की, चक्रकूपों की और गेरुए चित्रित मृदभंड, यक्ष की मूर्तियाँ जैसे जाखम बाबा कहा जाता है, पक्षी चित्रित ईंटें मिली हैं, ताम्र सामग्री मिली है और कुषाण कालीन क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा चुका है और पूछने की संभावना, इसके अंदर जब क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। तो यक्ष की मूर्ति की जो लंबाई है वो लगभग 1.5 मीटर ऊंची किससे बनी हुई है, कांसे से निर्मित है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हमने 2 सभ्यता कवर कर चुके हैं। अब आपकी इंपॉर्टेंट 2 सभ्यता और रह गई हैं, बागौर सभ्यता, इसके अलावा बालाथल सभ्यता। उनको हम कल नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम कवर करेंगे। तब तक के लिए जिन बच्चों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पर जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप जैसे भाइयों की मदद हो सके। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।